हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 18 से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। वेवलेंथ ऑफ हाई एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 91.2 नैनोमीटर। कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम्स। तो आपको हाई एनर्जी ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बताया हुआ है कि 91.2 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला फोटोन इमिट होता है। तो उसी ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग हीलियम एटम्स में जो फोटोन इमिट होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो मान लेते हैं कि N1 से N2 में ट्रांजिशन हो रहा है। ऐसे N1 N2 पता है, वो अभी हम डिटेल में बताएंगे। अगर ये पता नहीं रहता तब भी ये क्वेश्चन बन जाता। N1 से N2 में ट्रांजिशन हो रहा है तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा 13.6 इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि Z इक्वल टू 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इतना के इक्वल होगा। तो सेम ट्रांजिशन अगर किसी दूसरे एटम जिसका कि एटॉमिक नंबर Z हो, उसमें क्या होता है, उसमें होता है डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा E फॉर हाइड्रोजन एटम इंटू Z स्क्वायर। मतलब उसी ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी डिफरेंस हाइड्रोजन एटम में रहता है उसको अगर आप एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो डेल्टा ई किसी भी एटम का निकल जाएगा उस ट्रांजिशन में कितना एनर्जी डिफरेंस है। आप इसमें जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जेड स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो वही वाला तो फॉर्मूला हो जाएगा। तो डेल्टा ई ऑफ हाइड्रोजन एटम इंटू एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हीलियम एटम के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन का एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन इमिट हुआ है उसका एनर्जी है x। तो एनर्जी डिफरेंस सेम ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग हीलियम एटम में कितना होगा x इंटू 2 स्क्वायर। तो हीलियम एटम में अगर वही ट्रांजिशन होता है तो जो फोटोन इमिट होगा उसका एनर्जी होगा 4x, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस 4 गुना हो गया डेल्टा ई जो है, तो इतना ही एनर्जी वाला फोटोन इमिट होगा। तो हीलियम एटम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी ऑफ फोटोन 4x होगा। तो वेवलेंथ कितना होगा, वेवलेंथ होगा 1240 अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन 4x, वेवलेंथ ऑफ हीलियम एटम। अगर आप वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट कीजिएगा तो ये होगा 1240 अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। तो हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी डिफरेंस x माने थे, तो जो फोटोन इमिट होगा उसका भी एनर्जी x ही होगा, तो उसका वेवलेंथ होगा 1240 अपॉन x। तो 1240 अपॉन x इक्वल टू 91.2, इतना नैनोमीटर का ही तो वेवलेंथ इमिट होता है। तो यहाँ आप 91.2 रखिएगा तो इसका वैल्यू 91.2 है। तो 1240 अपॉन x का वैल्यू 91.2, तो वेवलेंथ होगा 91.2 अपॉन 4। तो हीलियम एटम के करस्पॉन्डिंग 91.2 डिवाइडेड बाय 4, इसका वैल्यू आएगा 22.8 नैनोमीटर। तो इतना वेवलेंथ वाला फोटोन इमिट होगा करस्पॉन्डिंग टू हीलियम एटम्स। ऐसे भी अगर आप देखें तो हाई एनर्जी ट्रांजिशन, तो हाई एनर्जी ट्रांजिशन कब होगा, जब फर्स्ट ऑर्बिट से इन्फिनिट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो मैक्सिमम एनर्जी वाला फोटोन इमिट करेगा। तो हाई एनर्जी फर्स्ट से इन्फिनिट में होगा, तो n1 इक्वल टू 1 n2 इक्वल टू इन्फिनिटी। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन्फिनिट ऑर्बिट में एनर्जी 0 होगा, तो एनर्जी डिफरेंस हो गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाई एनर्जी हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इससे ज्यादा एनर्जी का फोटोन इमिट नहीं हो सकता है। इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आएगा 1240 अपॉन 13.6, इसका वैल्यू लगभग 91.2 नैनोमीटर ही आता है। तो इतना वेवलेंथ वाला फोटोन इमिट होगा। और आपको पता है कि सेम ट्रांजिशन अगर किसी भी एटम में हो तो एनर्जी डिफरेंस आ जाता है डेल्टा ई करस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन एटम इंटू जेड स्क्वायर। तो अगर N1 से N2 होता है हाइड्रोजन एटम में तो सेम ट्रांजिशन किसी भी एटम जिसका एटॉमिक नंबर Z है तो उस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस होगा हाइड्रोजन का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एनर्जी हो जाएगा इसका 4 गुना 4x, तो 4x इस तरह से। तीसरा ये वाला तरीका भी लगा सकते हैं, 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू होता है RH जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। N1 और N2 हाइड्रोजन और हीलियम का सेम ही है, तो 1 अपॉन लेमडा हाइड्रोजन
अपॉन 1 अपॉन लेमडा हीलियम, दोनों का रेशियो ले लीजिए तो ये आएगा RH। हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1 और ये वाला वैल्यू x मान लीजिए, नीचे भी ये x ही आएगा क्योंकि सेम ट्रांजिशन है। RH इंटू 4 इंटू x से x कैंसिल आउट, RH से RH कैंसिल आउट। तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो लेमडा हीलियम ऊपर चला जाएगा, तो लेमडा हीलियम अपॉन लेमडा हाइड्रोजन ये आएगा 1 अपॉन 4। तो लेमडा हीलियम इक्वल टू लेमडा हाइड्रोजन अपॉन 4। तो अगर हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ इमिट हो रहा है उसका 1/4 वेवलेंथ इमिट होगा अगर सेम ट्रांजिशन हीलियम एटम में होगा, तो N1 अपॉन N2 में लेमडा हाइड्रोजन अपॉन 4 तो 91.2 अपॉन 4 हो जाएगा। तो किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, सब एक ही चीज है, बस घुमा फिरा के लिखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम इज दिस साई 2s। तो 2s ऑर्बिटल के लिए साई का वैल्यू दिया हुआ है, वेयर a नोट इज बोर्स रेडियस, इफ द रेडियल नोड इन 2s be at r नोट देन फाइंड r नोट इन टर्म्स ऑफ a नोट। तो आपको r नोट बताना है, a नोट बोर्स रेडियस के टर्म में कितना होगा। तो वेव फंक्शन का वैल्यू ये दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये r है, सिमिलरली ये भी r है। करने का मतलब वेव फंक्शन जो है r पे वेरी करेगा। r नोट तो कांस्टेंट वैल्यू है जहां पे कि 2s में रेडियल नोड पाया जाता है, r इक्वल टू r नोट पे। बाकी हर एक r पे थोड़ी ना साई का वैल्यू 0 होगा, साई का अलग अलग वैल्यू होगा, तो अलग अलग r पे साई का अलग अलग वैल्यू होगा, तो r चेंज करेंगे तो साई का वैल्यू चेंज होते रहेगा। लेकिन r नोट r इक्वल टू r नोट पे साई स्क्वायर 2s का वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि r इक्वल टू r नोट पे नोड है, और नोड जहां पे होता है साई स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है वहां पे। तो साई 2s वेव फंक्शन दिया हुआ है 2s का, तो साई स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा r नोट पे साई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो साई स्क्वायर का वैल्यू होगा 1 अपॉन 4√2 का पाई इसका स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए नोट क्यू इंटू 2 माइनस r अपॉन ए नोट की पावर 2 r अपॉन ए नोट की पावर 2 e की पावर माइनस 2r अपॉन ए नोट। ये जो है साई स्क्वायर का वैल्यू है। अब साई स्क्वायर का वैल्यू 8, r इक्वल टू r नोट, तो r का वैल्यू r नोट रख दीजिए, ये होगा। ये सब तो कांस्टेंट ही है, कुछ कांस्टेंट होगा, बोर रेडियस ए नोट का कुछ वैल्यू होगा। ये जो है एक्चुअली में 0.53 एंगस्ट्रॉन होता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है ना 0.529 n स्क्वायर बाई जेड, तो ये 0.529 एंगस्ट्रॉन या 0.53 एंगस्ट्रॉन बोलिए, तो ये कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कांस्टेंट होगा, इसको आप कांस्टेंट सी मानिए इनटू 2 माइनस r इक्वल टू r नोट, मतलब यहाँ r के जगह r नोट रखना है, अपॉन ए नोट का स्क्वायर e की पावर माइनस 2 r नोट अपॉन ए नोट। तो साई स्क्वायर का वैल्यू इतना होगा r नोट पे, मतलब न्यूक्लियस से r नोट डिस्टेंस पे वेव फंक्शन का स्क्वायर जो है 2s के लिए इतना होगा। ये 0 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि नोड है यहाँ पे, तो यहाँ से इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, तो ये कांस्टेंट है, ये भी 0 कभी नहीं होगा, e की पावर माइनस x। इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं e रेज टू द पावर माइनस x का, इस तरह से लाइन आता है, ये कभी भी 0 नहीं होता है, किसी भी x के लिए e की पावर माइनस x का वैल्यू 0 नहीं होगा। यहाँ x नहीं r है, तो किसी भी r के लिए नहीं, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे r नहीं r नोट है, साई 8 r नोट पे निकाल रहे हैं ना, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, फिर से r नोट कुछ वैल्यू होगा, r नोट के टर्म में भले है लेकिन ये कांस्टेंट है, तो 0 बस यही वाला हो सकता है, 2 माइनस r नोट अपॉन ए नोट का स्क्वायर। ये 0 कब होगा? जब 2 माइनस r नोट अपॉन ए नोट इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू r नोट अपॉन ए नोट, तो यहाँ से r नोट इक्वल टू 2 ए नोट आता है। तो जब r नोट जो है 2 ए नोट के इक्वल होगा तब साई स्क्वायर 2s का वैल्यू 0 होगा। आप रख के भी देख सकते हैं यहाँ पे,
जैसे ही 2a0 रखिएगा, 2a0 अपॉन 2a0, सॉरी a0 अपॉन a0 कैंसिल आउट, 2 - 2 0 आ जाएगा वैल्यू साई स्क्वायर 2s का। तो r0 आपको फाइंड आउट करना था a0 के टर्म में, तो r0 इक्वल टू 2a0 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इक्वल टू h अपॉन mv, मास है 0.1 kg SI यूनिट में और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻³ h अपॉन 0.1 इंटू 100। तो 6.6 माइनस 34 है, 36 नहीं, ये डिवाइडेड बाई 10 होगा, 0.1 इंटू 100 10 होता है। तो 10 से जब डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 6.626 इंटू 10⁻³ मीटर। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपको इन सभी रिएक्शन को बैलेंस करना है। थोरियम 234 एटॉमिक नंबर ये गड़बड़ है, 92 यूरेनियम का होता है, इसका 90 होता है, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, एटॉमिक नंबर 90 होगा। अब इससे कोई एलिमेंट X बनेगा जिसका कि एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A होगा, प्लस साथ में 7 अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, हीलियम 42 प्लस 6 बीटा पार्टिकल, निगेटिव बीटा पार्टिकल मतलब E-10 इमिट हो रहा है। तो आपको बताना है कि एलिमेंट X कौन सा है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है। 90 इक्वल टू Z प्लस 7 इंटू 2 6 इंटू -1 -6, तो Z प्लस 8 इक्वल टू 90। इसका मतलब Z इक्वल टू आएगा 82। 82 एटॉमिक नंबर लीड का होता है, तो आपका जो एलिमेंट फॉर्म होगा वो लीड होगा, एटॉमिक नंबर 82 और मास नंबर देख लीजिए 234 इक्वल टू A, 234 इक्वल टू A प्लस 7 इंटू 4 28 प्लस 6 इंटू 0 तो 0 ही होगा। तो A इक्वल टू 234 माइनस 28 206, तो मास नंबर लीड का 206 है। तो कंप्लीट हो गया फर्स्ट रिएक्शन, लीड 206 82 प्लस 7 अल्फा पार्टिकल प्लस 6 बीटा पार्टिकल। इसके बाद सेकेंड यूरेनियम एटॉमिक नंबर 92, यूरेनियम का ही 92 होता है, ध्यान रखिएगा। इससे टेल्यूरियम प्लस जिरकोनियम बनता है, तो कौन सा पार्टिकल इमिट होगा, तो देख लीजिए 92 इक्वल टू 92 मतलब कोई भी पार्टिकल इमिट हो उसमें चार्ज 0 होना चाहिए। चार्ज 0 न्यूट्रॉन में ही होता है, प्रोटॉन में भी चार्ज 1 होगा। बीटा पार्टिकल पॉजिटिव वाला हो या नेगेटिव वाला हो चार्ज होता है 0, सिर्फ न्यूट्रॉन में ही चार्ज रहता है, तो न्यूट्रॉन ही इमिट होगा, इसका मास नंबर 1 होता है। अब देख लीजिए 235 प्लस 1 236, इधर 137 प्लस 92 तो 200, इसका एक्चुअली में 97 मास नंबर होता है। पहले 92 से ही कर लेते हैं, 229 हो रहा है, तो इधर 236 इधर 229 है, मतलब 7 न्यूट्रॉन इमिट होगा तब आपका मास जो है बैलेंस होगा। और एक्चुअल में यहाँ 97 है, तो 97 के अकॉर्डिंग 5 न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, क्योंकि 5 mu तो यही बैलेंस करेगा, तो 2 न्यूट्रॉन इमिट होगा। अब जाके आपका एक्चुअल बैलेंसिंग हुआ, ये रिएक्शन कंप्लीट ये वाला हुआ, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये 92 नहीं 97 है। इसके बाद नेक्स्ट सेलेनियम एटॉमिक नंबर 34 मास नंबर 86, इससे 2 बीटा पार्टिकल लिमिट होता है, इलेक्ट्रॉन E-10 प्लस एलिमेंट X जिसका कि एटॉमिक नंबर Z मास नंबर है। तो 34 इक्वल टू -2 इंटू 1 प्लस Z, तो Z इक्वल टू 36 मतलब क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर 36 क्रिप्टॉन का होता है, क्रिप्टॉन 36 और मास नंबर 86 इक्वल टू 0 प्लस A, तो A इक्वल टू 86, तो क्रिप्टॉन का मास नंबर 86 है। तो ये आपका बैलेंसिंग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ रेडियस a0, ऑल्सो फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ इन मीटर,
फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन यूनिट्स ऑफ h/2π। फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, तो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट होता है 2.18 इंटू 10⁶ z/n। हाइड्रोजन एटम है तो z का वैल्यू 1 होगा। फर्स्ट ऑर्बिट है तो n = भी 1 होगा। तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा 2.18 इंटू 10⁶ 1/1, तो इतना मीटर पर सेकेंड। उसके बाद डी ब्रोगली वेवलेंथ इन मीटर, तो लेमडा = h/mv। मीटर में आएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ से 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁶, इतना मीटर। मीटर में ही फाइंड आउट भी करना है। कैलकुलेट करने के बाद इसका वैल्यू आता है 3.34 इंटू 10⁻10 मीटर। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ मीटर में ही फाइंड आउट करना था, हो गया। जो आंसर है उसमें वेलोसिटी नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट किया हुआ है। तो वेलोसिटी यहाँ आप देख सकते हैं, यही वाला वैल्यू आएगा वेलोसिटी का, वहीं से ये आया 3.34 इंटू 10⁻10। तो वेलोसिटी निकाला हुआ नहीं है, आंसर में नहीं लिखा हुआ था, वो पता नहीं कैसे क्या गड़बड़ी हो गया, छूट गया होगा। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है nh/2π, ऑर्बिटल होता है √L इंटू L+1 h/2π। ये दो अलग अलग टर्म है, हम बताए हैं। ऑर्बिट जो है बोर्स के लिए होता है, बोर मॉडल के लिए, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का है। तो पी सबसेल के लिए L = 1 होता है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2p हो जाएगा √1 इंटू 1+1 1 इंटू 2 h/2π। तो इसका वैल्यू आएगा √2h/2π। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज √2h/2π। तो यहाँ पे सेक्शन ई कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में सेक्शन एफ से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।